अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 11 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के दरमियान अपोजिशन मेंबरान पार्लिमान ने लोकसभा से वॉकआउट किया। आज की दूरबीन में देखिए इस खबर की पूरी तफसील। AIUDF के रुकने पार्लिमान मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भारत में फ़िरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि मुल्क में सियासत करने का हक सभी को है, लेकिन मजहब के नाम पर सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आदम एतमाद तहरीक की तायद में हुकूमत को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मुल्क में मुसलमानों की सलामती, मुसलमानों के घरों को मिसमार करने के अलावा मणिपुर पर मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की। मणिपुर के 40 सरकारी असेंबली ने वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब तहरीर करके 6 मुतालबात किए हैं। इन मुतालबात में मणिपुर में NRC नाफिज करने की गुजारिश भी शामिल है। आज की दूरबीन में देखिए तमाम 6 मुतालबात। तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा मेवा मोहतरा ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में सब्जियाँ हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत OBC रिजर्वेशन को 21% से बढ़ाकर 27% करेगी। OBC जुमले के अंदर इंतहाई पसमानदा जातों को 6% इजाफी रिजर्वेशन दिया जाएगा। हरियाणा के ज़िला नूह में फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने वहां का दौरा करना चाहा, लेकिन हुकूमत ने उसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हुकूमत आखिर नूह में क्या छुपाना चाह रही है। नूह के फसादात में क्या बुलडोजर के जोर से भारत में कानून को कुचला जा रहा है? अपने इमारत के मलबे पर खड़े होकर मोहम्मद सऊद ने नम आंखों से बताया कैसे सेकंडों में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। क्या इमरान हुकूमत के खिलाफ वाकई कोई साजिश हुई? कई हलकों में ये सवालात उठ रहे हैं। क्या उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चल सकता है? अतालवी रीड करास का कहना है कि ट्यूनिस से रवाना होने वाली तारिकीन वतन की एक कश्ती समंदर में डूब जाने से 41 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में जिंदा बच जाने वाले 4 अफराद जो जेर इलाज हैं, उन्होंने इस हौलनाक वाक़े की तफसीलात बताई। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के दरमियान अपोजिशन मेंबरान पार्लिमान ने लोकसभा से वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का एक बड़ा हिस्सा ख़त्म होने के बावजूद उनकी जानिब से मणिपुर के मसले से मुताल्लिक बात न करने पर एहतजाज करते हुए अपोजिशन लोकसभा से वॉकआउट किया। अपोजिशन का एहतजाज उस वक्त देखा गया जब वज़ीर आज़म मोदी की तहरीक अदम एतमाद तहरीक पर तकरीर जारी थी। अपोजिशन की वॉकआउट के बाद मोदी ने कहा कि अगर अपोजिशन वज़ीर दाखिला अमित शाह को मणिपुर के बारे में बात करने की इजाज़त देने पर राज़ी हो जाती है तो शुमाल मशरक़ी रियासत की सूरत हाल के बारे में मज़ीद बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कल अमित भाई ने मणिपुर पर 2 घंटे बात की, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनना चाहते। आसाम के सरकर्दा मुस्लिम रहनुमा और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA हुकूमत के खिलाफ लाई गई तहरीक आदम एतमाद पर बोलते हुए खबरदार किया कि मुल्क को मजहब के नाम पर नफरत फैलाने से कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सियासत करने का हक सभी को है, लेकिन मजहब के नाम पर सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि मणिपुर में जो वाक़यात सामने आए हैं वो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं और हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात रोनुमा न हो। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर लगी हुई है, लेकिन मणिपुर जैसे हालात मुल्क की छवि को मुतासिर करते हैं। उन्होंने कहा है कि औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। एक ज़माना था कि एक शख्स किसी खातून की इज्जत ताड़ ताड़ करता, लेकिन अब ये घनौना अमल इज्तिमाई तौर पर किया जाता है। औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और इल्ज़ाम आयद करने वालों को देखना चाहिए कहीं उनका ही कसूर न निकल आए। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है उससे अल्लाह न करे कहीं ऐसा
दिन ना आ जाए जब ये मुल्क हर सतह पर लड़ाई झगड़ों की लपेट में आ जाएगा, भाई बहन के साथ लड़ेगा और छोटे बुजुर्गों के साथ दस्तों गिरेबां होंगे। उन्होंने कहा कि नफरत मुल्क की जड़ों तक पहुँच चुकी है। पार्लियामान में अपोजिशन की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मुसलमानों की सलामती, बिलकिस बानो और इज्तिमाई इस्मत रेजी के मुजरिमीन की रिहाई, यकसा सिविल कोड और नूर तशद्दुद के बाद मुसलमानों के घरों को मिसमार करने के अलावा मणिपुर व दीगर इशूज़ पर मोदी हुकूमत को घेरा। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने तहरीक आदम एतमाद की हिमायत में तकरीर करते हुए 11 निकात के जरिए मोदी हुकूमत पर जमकर हमला किया। सबसे पहले उन्होंने जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग का जिक्र किया और कहा कि एक वर्दी पोश दहशतगर्द ने ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों की मुसलमान की हैसियत से निशानदही करके उन्हें गोली मार देता है और कहता है अगर आप मुल्क में रहना चाहते हैं तो मोदी को वोट देना होगा। उन्होंने इस हमले को दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया और कहा कि अब मुल्क में लोगों को उनके कपड़े और दाढ़ी देखकर कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नूह में मुसलमानों के मकानात को मिसमार करने का मामला उठाते हुए कहा कि आईन में ज़मीर की आवाज़ का जिक्र किया गया है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि जब नूह में मुसलमानों के 750 मकानात और दुकानात पर बुलडोज़र चलाया जा रहा था तब मोदी हुकूमत का ज़मीर कहाँ गया था और मुसलमान लड़कियों को तालीम से महरूम किया गया, आपका ज़मीर कहाँ गया। ओवैसी ने मज़ीद कहा कि यूसीसी का क्या फार्मूला है, एक मुल्क, एक कानून, एक सकाफ़त, एक ज़बान, या आमिराना हुक्मरानी का फार्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, यहाँ बहुत सी ज़बानें और बहुत से मज़ाहिब हैं। ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने क्विट इंडिया का नारा लगाया था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मालूम होता कि ये नारा सबसे पहले एक मुसलमान ने लगाया था तो ये नारा कभी न कहते। उन्होंने कहा कि ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिसे गांधी जी ने पूरे मुल्क में फैला दिया था। उन्होंने मोदी हुकूमत से कहा कि आप अक्सरियती सियासत की पैरवी कर रहे हैं। पहले पीएम मोदी कहते थे मसला दिल्ली में है, सरहद पर नहीं, लेकिन अब वो चीन पर क्यों नहीं बोलता। अहमदाबाद में चीन के सदर को झूलने का नतीजा क्या निकला। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के बजट में 40% की कमी की गई, कई स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से 1,80,000 मुस्लिम तलबा मुतासिर हुए हैं और वज़ीर आज़म को पसमानदा मुसलमानों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन उनकी काबीना में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है। अखलाक, पहलू खान और अंसारी समेत कई मामलिनचिक वाक़यात में मारे गए तमाम मुसलमान पसमानदा थे। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई का मामला भी ऐवान में उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बिल्किस बानो इस मुल्क की बेटी है या नहीं। उन्होंने कहा कि जिन मुजरिमीन ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की जबकि वो हामला थी, उनकी छोटी बेटी और दीगर अफराद खानदान को मार दिया गया। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन गुलभूषण यादव पाकिस्तान के जेल में बंद है, इससे आप भूल गए। बहरिया के 8 अफसरान 1 साल से कत्ल की जेल में हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं ला सके। 1991 का इबादत एक्ट यहाँ पास किया गया ताकि तारीख के जख्मों पर खराश न आए। मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ कि मुल्क को नफरत की तरफ मत ले जाना। मणिपुर तशद्दुद पर हुकूमत पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि मणिपुर में हथियारों की लूट मार हो रही है। उन्होंने कहा है कि कल वज़ीर दाखिला ने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन आपका ज़मीर कहाँ है जब ख़वातीन से बदतमीज़ी हो रही है और आप वज़ीर आला को इसलिए नहीं हटाना चाहते हैं कि वो ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा और मणिपुर के वज़ीर आला के लिए किसी शायर ने क्या ही कहा था, ये कुर्सी नहीं, ये तुम्हारा जनाजा है, तुम कुछ नहीं कर सकते तो नीचे क्यों नहीं उतरते। उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि 50,000 लोग बेघर हो गए और 6 लाख असलिहा को लूटा गया, कहाँ गया आपका ज़मीर। ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए सवाल किया कि आपके लिए मुल्क बड़ा है या हिंदुत्वा या गोलवारकर की सोच बड़ी है। उन्होंने आखिर में कांग्रेस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में एक दुकानदार और एक चौकीदार है। उन्होंने UAPA बिल की तायीद करने पर कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां कब तक मुसलमानों पर जुल्म करती रहेंगी, जुल्म के खिलाफ आवाज़ न उठाओगे तो तुम्हारी दुकानदारी नहीं चलेगी।
मणिपुर में हालात कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन नहरक तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ गुज़िश्ता 3 महीनों में पेश आने वाले दर्दनाक हादसात के नए कहानियाँ भी सामने आ रही है। इस दरमियान मणिपुर के 40 अरकान असेंबली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 6 मुतालबात रखे हैं। इन मुतालबात में मणिपुर में NRC नाफिज करना और शोरिश पसंदों के जरिए लूटे गए असलहे वापस लेना शामिल है। अरकान असेंबली ने वज़ीर आज़म मोदी को यह चिट्ठी 9 अगस्त को लिखी थी। पहला, सिक्योरिटी फोर्सेस की मामूली तैनाती काफ़ी नहीं है। तशद्दुद को रोकने के लिए शोरिश पसंदों के जरिए लूटे गए असलहा वापस लेना बेहद ज़रूरी है। कई खबरें सामने आई जब किसान खेतों में काम करने बाहर आए और ऊंचाई पर बैठे लोगों ने उन पर गोलियां चला दी। इन वाक़यात में जदीद असलहे, स्नाइपर राइफल और रॉकेट ग्रेनेड इस्तेमाल हुए हैं। कई बार ये हादसा सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में पेश आए और वो कुछ नहीं कर सकते। उससे उन लोगों का भरोसा कम हुआ और नाराजगी बढ़ी है। आसाम राइफल्स को हटाकर उनकी जगह रियासती और सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाए ताकि अमन बहाल हो सके। दूसरा, 30 कुकी तबके के 25 ग्रुपों के साथ 2018 में हुए एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन के समझौते को वापस लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसूलों के खिलाफ वर्जी हुई है। रियासत में असलहों और गोला बारूद समेत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की दरानंदाजी हुई। इनके ज़राए और फंडिंग की जांच की जाए ताकि ये पता चल सके कि गुज़िश्ता 3 माह से ये जंग कैसे चल रही है और असलहा कैसे आ रहा है। तीसरा, तशद्दुद को रोकने के लिए इस इशू को सियासी तौर से भी देखना चाहिए। कई मुतबादिल हैं, उनमें से एक मणिपुर के असल बाशिंदों के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सेंट्रलाइजेशन को जल्द नाफिज किया जाए। मुहाजिरीन के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई है, इसे मज़ीद मजबूत फराहम की जाए। चौथा, ये एक सबसे अहम नुक्ता है, इसे ज़रूर उठाया जाना चाहिए। ITLF कुकी के मुतालबे पर रियासत में अलग अलग इंतज़ामिया किसी भी हालत में कबूल नहीं है। पाँचवा, सभी तबकात का भरोसा हासिल करने के लिए ADC को मजबूत करे। पहाड़ी एरिया कमेटी और 6 ADC के मुस्तकिल इंतखाब पर गौर कर सकते हैं। छठा, मज़कूरा 5 बातों पर गौर करने के बाद ज़रूरी अमन मुज़ाकरात शुरू किया जा सकता है और चल रहे बहरान का एक मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है। तहरीक आदम एतमाद पर बहस का कल 3रा दिन था और जब मेवा मोतरा को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मरकज़ पर सवालों की झड़ियाँ लगा दी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस रियासत में 6 थानों से 50,000 बंदूकें और 6 लाख गोलियां लूटी गई। कुदरती आफात के अलावा आखिर किस रियासत को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर मेहवा ने यह भी सवाल किया कि किस रियासत में ऐसा हुआ है 2 इलाकों के दरमियान बफर जोन बनाना पड़ा हो। पहाड़ के लोग वादी और वादी के लोग पहाड़ पर नहीं जा सकते हो। किस रियासत में जंगल घट गया है। बादशाह मेहवा खुद कहती हैं ये सब मणिपुर में हुआ है और ये डबल इंजन की हुकूमत के सबसे बड़ी नाकामी है। मेहवा मोतरा ने समाज में फैल रही मजहबी मुनाफरत के लिए भी मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि सब्जियां हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। एक तबका दूसरे तबके के खिलाफ जुर्म कर रहा है और मुतासरीन को इंसाफ तक नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा में मोदी हुकूमत को घेरते हुए मेहवा ने तहरीक आदम एतमाद पर जोरदार बहस की। उन्होंने कहा कि हमें पता है हमारे पास आदाद शुमार नहीं है। BJD समेत कई पार्टियों ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन हम इंडिया यानी अपोजिशन इत्तेहाद बनकर इसलिए आए हैं कि हमें हुकूमत को गिराना है, बल्कि हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हम कुछ नया खड़ा करना चाहते हैं। ये तहरीक आदम एतमाद कुछ गिराने के लिए नहीं बल्कि कुछ उठाने के लिए लाई गई हैं। ये तहरीक इंडिया में एतमाद के लिए लाई गई हैं। मेहवा ने मणिपुर मामले पर मरकजी हुकूमत की खामोशी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर वाक़े पर हुकूमत की खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसे काउंटर करने के लिए जहरीले बयानात दिए जा रहे हैं। राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ में इस्मत दरी के मामलों पर बहस क्यों नहीं हुई। मैं बताना चाहती हूँ कि उन रियासतों के मामले मुख्तलिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें लगा कि PM ये सब सुनने के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन नहीं, वो आपकी बातें थोड़ी ना सुनेंगे। वो तो बस आखिर दिन आएंगे और सब की धज्जियाँ उड़ाकर चले जाएंगे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत OBC रिजर्वेशन को 21% से बढ़ाकर 27% करेगी। OBC जुमरे के अंदर इंतहाई पसमानदा जातों को 6% इजाफी रिजर्वेशन दिया जाएगा। OBC की इंतहाई पसमानदा जातों की शनाख्त के लिए सर्वे कराया जाएगा।
जो मरहलेवार अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कहा है कि SC/ST की मुख्तलिफ तंजीमें भी आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही हैं। हुकूमत इस मुतालबे की जांच भी कर रही है। उन्होंने कहा कि EWS जुमरे के 10% रिजर्वेशन में राजस्थान हुकूमत ने गैर मनकूला जायदाद की शर्त को हटा दिया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इस जुमरे को भी रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा मिले। ख्याल रहे कि बीजेपी जाट, गुजर और मीना बिरादरी के अलावा आला जात के वोटरों की मदद से राजस्थान में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत के OBC के लिए इजाफी रिजर्वेशन के ऐलान से बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। अशोक गहलोत खुद भी OBC बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ख्याल है कि राजस्थान में OBC कैटेगरी में 90% से ज्यादा जाते हैं। इस अंदाजे के मुताबिक रियासत में तकरीबन 50% OBC वोटर हैं। कई सीटों पर OBC वोटरों की तादाद भी 60% तक बताई जा रही है। 200 सीटों वाली राजस्थान असेंबली में तकरीबन 100 सीटें हैं, जहां OBC वोटर जीत या हार का फैसला करने में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। राजस्थान कानून साज असेंबली में अक्सरियत के लिए 101 नशिस्तों की ज़रूरत है। ऐसे में OBC जिसके साथ आए उनके इख्तिदार में आने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। राजस्थान कानून साज असेंबली में 59 सीटें SC/ST के लिए मखसूस है और OBC वोटर्स उन सीटों के नताइज का फैसला करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हरियाणा के ज़िला नूह में फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने वहां का दौरा करना चाहा, लेकिन हुकूमत ने उसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हुकूमत आखिर नूह में क्या छुपाना चाह रही है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि बीजेपी रहनुमाओं की एक टीम को न सिर्फ नूह में दाखिल होने की इजाज़त दी गई बल्कि उन्हें ओहदेदारों से मिलने की भी इजाज़त दी गई। हरियाणा में मुसलसल 2 दिनों तक तशद्दुद जारी रहा। गाड़ियों और इमलाक को आग के हवाले कर दिया गया। फायरिंग और पथराव के वाक़यात रौनमा हुए। तलवारों और नेज़ों से मुसल्लह हुजूम ने लोगों को घेरे में लेकर मारा पीटा। दुकानें और मकानात खुलेआम लूटे गए। इसके बाद हालात मामूल पर आने से पहले ही हरियाणा हुकूमत ने बुलडोज़र ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिससे बिलाखिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सरजिश के बाद रोक लगा दिया। इस दौरान बाज़ इलाकों में कर्फ्यू और बाज़ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इंटरनेट बंद कर दिया गया, जो अब भी कुछ इलाकों में नाफिज है। इस दौरान अपोजिशन रहनुमाओं ने तशद्दुद से मुतासिर लोगों से इज़हार ताज़ियत करने और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए नूह जाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा हुकूमत ने उन्हें सरहद से ही वापस कर दिया। कांग्रेस का एक वफ्द मंगल को नूह गया था, लेकिन किसी भी रहनुमा को आगे नहीं बढ़ने की इजाज़त दी गई। इस पर हमला आवर होते हुए कांग्रेस के हरियाणा यूनिट रहनुमा ओम प्रकाश धनकर ने हुकूमत पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद उन रहनुमाओं ने एक अमन मीटिंग की, जिसमें हरियाणा के साबिक वजीर अजय सिंह यादव ने कहा कि मंगल को जब कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मुतासरीन का हाल जानने के लिए नूह जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया, लेकिन बुध को बीजेपी रहनुमा वहां गए, उन्हें दाखिला मिल गया। उनके लिए कोई उसूल ज़वाबित नहीं है। इसी तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी के रियासती सदर सुनील गुप्ता ने भी तशद्दुद से मुतासिर इलाकों का दौरा करने से रोकने पर हरियाणा हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि बुज़दिल कट्टर हुकूमत ने हमें सोनाह के रायपुर में नूह जाने से रोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नूह जा सकते हैं, दूसरी जमातों को रोका जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कट्टर हुकूमत के पास शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस नहीं है, लेकिन रहनुमाओं को रोकने के लिए पूरी फोर्स है। उन्होंने सिकंदों में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। ये बात भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली से मुल्हिक नूह के इलाके में अपनी इमारत के मलबे पर खड़े होकर मोहम्मद सऊद ने नम आंखों से ये बात कही, और उनके छोटे भाई नवाब शेख अपनी दुकान को जमीन बॉस किए जाने के बाद मलबे के ढेर को देख रहे थे। सनीचर के रोज जब वो BBC से बात कर रहे थे तो उनके पीछे एक पीले रंग का बुलडोजर पुरशोर आवाज में गूंज रहा था। मोहम्मद सऊद ने कहा कि हमारे पास 15 दुकानें थी जो हमारे ख़ानदान की ज़मीन पर बनाई गई थी। हमारे पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, लेकिन उन पुलिस का इसरार है कि ये इमारतें गैर कानूनी हैं। उन भाइयों की इमारतें और सैकड़ों दुकानें और मकानात भी शामिल हैं, जिन्हें ज़िलाई हुक्काम ने मुस्लिम अक्सरियती ज़िला नूह में गुज़िश्ता हफ्ते फूट पड़ने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद के नतीजे में मिसमार कर दिया है। ये इलाका भारत के दारुल हुकूमत के इलाके यानी जिसमें दिल्ली और उसके मुजाफती इलाका शामिल है, गरीब तरीन ज़िलों में से एक है। पुलिस ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब एक सख्तगीर हिंदू तंजीम की क़यादत में एक यात्रा यानी मजहबी जुलूस नूह से गुजरा तो इस पर पथराव किया गया,
जैसे ही इस फसाद की खबर फैली, दिल्ली से मुल्हिक गुरुग्राम में भी तशद्दुद फूट पड़ा। नूह और गुरुग्राम में 6 अफराद मारे गए, जबकि फसादियों ने दुकानें, गाड़ियां और एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। कुछ दिन के बाद वहां बुलडोज़र उतर आया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इंतजामिया बहुत सी रियासतों में एक सज़ा देने की एक अलामत बन गया है। ये सरकारी बुलडोज़र सदमे से 2-4 नूह के रिहायशियों पर उतरे और सैकड़ों इमारतों और ढांचों को ढा दिया। उनका ये इल्ज़ाम था कि वो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे। ये कार्रवाई 4 दिन तक जारी रही और सोमवार को उस वक्त रुकी जब रियासत की हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए हुकूमत को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि निज़ाम के किसी हुक्काम और नोटिस के बगैर कानून के जरिए कायम करदा तरीक़ेकार की पैरवी किए बगैर अमन अमान के मसले को इमारतों को गिराने के बगैर बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या रियासत ज़्यादातर मुसलमानों की मिल्कियत वाली इमारतों को निशाना बनाकर नस्ल कुशी की मशक कर रही है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का कहना है कि सन 2014 के बाद जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी इक़्तिदार में आई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और नफ़रत अंगेज़ तकारीर में इजाफ़ा हुआ है। भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश, वस्ती रियासत मध्य प्रदेश और मशरक़ी रियासत आसाम जैसी बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में अब बुलडोज़र के ज़रिए ऐसे लोगों के घरों को तेज़ी से गिराना आम हो गया है। इन इक़दाम की वजूहात के तौर पर गैर कानूनी तामीरात की बात कही जाती है, लेकिन कानूनी माहिरीन इस पर सवाल उठाते हैं। उन रियासतों के वज़राए आला ने भी अक्सर इन हिदामियों को जराइम के ख़िलाफ़ अपनी हुकूमत की सख्त मौक़िफ़ का नतीजा कहा है और इससे जुड़ा है। अगरचे मुतासिरीन में हिंदुओं के ख़ानदान भी शामिल है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं और मुतअद्दिद कारकुनानों का कहना है कि इस कार्रवाई में ज़्यादातर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। ख़ास तौर पर मजहबी तशद्दुद या एहतजाज के बाद नूह में जब इन्हिदाम की वजह पूछी गई तो हुक्काम ने मुतज़ाद जवाबात दिए। कई हलकों में ये सवालात उठ रहे हैं, क्या इसकी इशाअत के बाद इमरान खान सच्चे साबित हुए हैं? क्या उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चल सकता है? और क्या इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ वाकई कोई साजिश हुई? इंटरसेप्ट ने 9 अगस्त की अपनी इशाअत में ये दावा किया था कि इमरान खान ने जिस साइफ़र का तस्करा किया है उसकी एक कापी उनके पास है। उन मैगज़ीन का दावा है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 7 मार्च सन 2022 की एक मीटिंग में पाकिस्तान को इस बात पर कायल करने की ख्वाहिश की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को यूक्रेन जंग पे जारहाना गैर जानिबदारी के नुक्ते नज़रिया की वजह से हटाया जाना चाहिए। इस मुलाकात के 1 महीने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जिसमें उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। मैगज़ीन ने लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से ख्याल किया जाता है कि इसको पाकिस्तान की ताकतवर फौज की भी हिमायत हासिल थी। मैगजीन का दावा है कि इस साइफर का मैगजीन इससे पहले कभी नहीं छपा। आलमी तंजीम बराए हिजरत, यूनिसेफ और UNHCR ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि बच जाने वालों में एक 13 साल लड़का और एक औरत और 2 मर्द शामिल है। उन्हें कश्ती डूबने के तकरीबन 6 रोज़ बाद बुध के रोज़ अतालवी जजीरे के करीब पहुंचाया गया। उन्होंने मजीद बताया कि कश्ती पर 3 बच्चों समेत 45 अफराद सवार थे। इटली की सरकारी टेलीविज़न RAI के मुताबिक इस सानिहे में बच जाने वालों ने बताया कि 45 तारिकीन वतन लूहे की एक कश्ती पर सवार होकर 3 अगस्त को ट्यूनिस के सिफाकस से रवाना हुए थे, लेकिन 6 घंटे के सफ़र के बाद ही उनकी कश्ती ज़बरदस्त तूफ़ानी लहरों की वजह से लपेट में आ गई और डूब गई। अतालवी रीड करास ने एक बयान में कहा है कि बच जाने वाले 4 अफराद लाइफ सब्जेक्ट याना डूबने वाली दीगर चीज़ों की मदद से डूबने से महफूज रहे और फिर समुंदर में एक खाली कश्ती पर कई दिन गुजारे। सी वॉच नामी एक रेस्क्यू ग्रुप ने बताया कि इसके मॉनिटरिंग तैयारों ने एक कश्ती पर 4 अफराद को मदद के लिए हाथ हिलाते हुए देखा। उसके बाद करीब से गुजरने वाली रूनमा एक रुमाल बरदार जहाज़ ने उन लोगों को बचाया और इतालवी एक गार्ड के हवाले कर दिया। ख्याल रहे कि हालिया बरसों में तारिकीन वतन की अमवात में इजाफा हुआ है। हज़ारों अफराद जंग या गुर्बत से भागकर यूरोप में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में बहरे रूम को अबूर करने की कोशिश करते हुए अपनी जान भी गंवा दिए है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के मुताबिक जहाज़ की गरकाबी की ताज़ा वाक़े के साथ ही इस साल वस्ती बहरे रूम में हलाक और लापता होने वालों की तादाद 18,000 से ज़्यादा हो चुकी है।
इटली की वजारत दाखिला के मुताबिक इस साल अब तक 93,000 से ज़्यादा तारिकीन वतन इटली पहुँच चुके हैं, जो कि साल 2022 की इस मुद्दत के मुकाबले में 2 गुना से ज़्यादा। गुज़िश्ता साल 45,000 तारिकीन वतन इटली पहुँचे थे। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद नजमुद्दीन हमानी, मुश्ताक शेख, सैयद बहादुर, नसीम अहमद नदवी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्रो नज़र। शुक्रिया।